नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली पहलू पर बात करने वाले हैं। एक्स पार्टे स्टे यानी एक तरफा निषेधाज्ञा। सुनने में ही लगता है कि ये कुछ खास है। मतलब एक ऐसा अदालती आदेश जो दूसरे पक्ष को सुने बिना ही मिल सकता है। जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले हैं और इस पूरी प्रक्रिया की बारीकियां भी। तो आज हम इसी को जरा खोल कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो असाधारण कानूनी हथियार है ये काम कैसे करता है, इसकी सीमाएं क्या हैं और अदालतें इसे लेकर इतनी सतर्क क्यों रहती हैं। असल में ये तात्कालिकता और न्याय के जो नैसर्गिक सिद्धांत हैं उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये एक्स पार्टे या एक तरफा स्टे आखिर है क्या चीज, इसका कानूनी आधार क्या है? बिल्कुल। देखिए, एक्स पार्टे ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही होता है एक पक्ष की गैर मौजूदगी में। तो एक्स पार्टे स्टे एक ऐसा अंतरिम मतलब अस्थाई जुडिशियल ऑर्डर है जो कोर्ट किसी एक पार्टी की अर्जी पर दूसरे पक्ष को सुने बिना ही जारी कर सकती है। इसका आधार हमें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 में मिलता है। मुख्य रूप से ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 जो अस्थायी निषेधाज्ञा या टेम्पररी इंजंक्शन से जुड़े हैं, और साथ ही सेक्शन 151 भी है जो कोर्ट को न्याय के हित में इनहेरेंट पावर्स मतलब अंतर्निहित शक्तियां देता है। इन्हीं के तहत ये राहत मांगी जा सकती है। अच्छा। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो है किसी ऐसी सिचुएशन को फौरन रोकना जिससे एप्लीकेंट को अपूर्वनीय क्षति इरिपेरेबल इंजरी पहुंच सकती हो। इरिपेरेबल इंजरी मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना हो सके। बिल्कुल, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई बाद में पैसे से या किसी और तरीके से करना मुमकिन ना हो। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि मामला इतना ज़रूरी है, इतना अर्जेंट है कि दूसरे पक्ष को नोटिस देकर सुनवाई का इंतज़ार करने में ही नुकसान हो जाएगा। यहीं से वो संतुलन वाली बात शुरू होती जिसका आपने जिक्र किया। एक तरफ फौरन राहत की ज़रूरत, दूसरी तरफ बिना सुने आदेश देने जैसा एक असामान्य कदम। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे इस तरह के तत्काल आदेश की जरूरत है तो उसे कोर्ट में क्या करना होगा? क्या प्रक्रिया है इसकी? हाँ, प्रक्रिया काफी सीधी है पर सावधानी जरूरी है। सबसे पहले एक रिटन एप्लीकेशन मतलब एक लिखित आवेदन तैयार करके कोर्ट में फाइल करना होता है। ये एप्लीकेशन आमतौर पर जो मेन सिविल सूट होता है उसी के साथ दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है और दूसरा पक्ष उसे बेचने की फिराक में है, तो जो मुख्य मुकदमा दायर होगा उसी के साथ स्टे की एप्लीकेशन भी लग जाएगी। अच्छा, साथ में? जी हाँ, और इस एप्लीकेशन में बहुत साफ साफ लिखना होता है कि आप स्टे क्यों चाहते हैं, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, मामला इतना अर्जेंट क्यों है, मतलब क्यों इंतज़ार नहीं किया जा सकता। सिर्फ कह देना काफी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। आपको तथ्य और अगर कोई सबूत है तो वो भी देना होगा, और इसके साथ एक हलफनामा यानी एफिडेविट लगाना अनिवार्य है। ये एक तरह का शपथ पत्र होता है जिसमें एप्लीकेंट कसम खाकर कहता है कि अर्जी में जो भी बातें लिखी हैं वो उसकी जानकारी में सच हैं। ये एफिडेविट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट पहली नज़र में इसी के आधार पर मामले की गंभीरता को आंकता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, एप्लीकेशन सही कोर्ट में लगनी चाहिए, मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में वो मामला आता हो। ये जुरिस्डिक्शन केस की वैल्यू, प्रॉपर्टी की लोकेशन वगैरह पर निर्भर करता है। लोअर कोर्ट भी हो सकती है, हाई कोर्ट भी। आपने कहा कि कोर्ट पहली नजर में मामले को देखता है और स्रोत भी यही बताते हैं कि कोर्ट यूं ही एक्स पार्टे स्टे नहीं दे देता। कुछ कड़ी शर्तें हैं। ये शर्तें क्या हैं और क्या इन्हें साबित करना आसान होता है? यह एक बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल बहुत बहुत संभल कर करता है। ये कोई रूटीन चीज नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं जिन्हें एप्लीकेंट को प्राइमा फेसिया यानी पहली नजर में साबित करना होता है। पहली है प्रथम दृष्टया मामला, प्राइमा फेसी केस। अच्छा। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट को कोर्ट को ये यकीन दिलाना होता है कि उसका केस पहली नजर में कानूनी तौर पर मजबूत है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इसके जीतने के चांस हैं, कोई कानूनी आधार है इसके पास। ये सिर्फ हवाई दावा नहीं होना चाहिए, कुछ शुरुआती सबूत या दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है।
दूसरी और शायद सबसे अहम शर्त है अपूर्वणीय क्षति। इररिपेरेबल इंजरी। जी, जिसकी बात हमने की थी। हाँ, एप्लीकेंट को ये दिखाना होता है कि अगर कोर्ट ने फौरन दखल नहीं दिया, स्टे नहीं दिया, तो उसे ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई बाद में नामुमकिन होगी। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? और वो सवाल फिर से, क्या इसे साबित करना आसान है? उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी की पुश्तैनी जमीन है, उससे इमोशनल अटैचमेंट है और दूसरा पक्ष उसे फौरन किसी बिल्डर को बेचने जा रहा है। अब अगर जमीन बिक गई तो बाद में शायद मुआवजा मिल भी जाए, पर वो पुश्तैनी जमीन तो हाथ से गई, वो वापस नहीं आएगी। ये अपूर्णीय क्षति हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह मान लीजिए किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा को कोई गंभीर और तत्काल नुकसान पहुंचा रहा हो, या कोई बहुत ही गोपनीय व्यापारिक जानकारी है जो लीक होने वाली है। जहां तक इसे साबित करने की बात है, तो जैसा मैंने कहा, यह हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है। कौन सा नुकसान अपूर्णीय है, ये केस टू केस देखना पड़ता है। इसीलिए कोर्ट बहुत बारीकी से फैक्ट्स को देखता है। एप्लीकेंट को ठोस वजह बतानी होती है कि क्यों भरपाई संभव नहीं है। और यहीं पर शायद वो भरण पोषण वाले मामले भी आते होंगे। बिल्कुल, जैसे अगर पत्नी को अंतरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है और पति उसके खिलाफ स्टे चाहता है, तो उसे ये दिखाना होगा कि ये ऑर्डर प्राइमा फेसी गलत है और इससे उसे तत्काल ऐसी गंभीर आर्थिक तंगी हो जाएगी जो अपूरणीय हो। मतलब शायद घर चलाना ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है शक्ति संतुलन। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। शक्ति संतुलन। हाँ, इसमें कोर्ट ये तौलता है कि स्टे देने से किस पार्टी को ज्यादा सुविधा या राहत मिलेगी और किसे ज्यादा असुविधा या नुकसान होगा। एप्लीकेंट को ये साबित करना होता है कि स्टे देने से उसे जो फायदा होगा वो स्टे ना देने पर होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। और साथ ही कोर्ट ये भी देखता है कि स्टे देने से दूसरे पक्ष को कोई बहुत बड़ा या अन्यायपूर्ण नुकसान तो नहीं हो रहा जिसकी भरपाई ही ना हो सके। कोर्ट एक तरह से दोनों पलड़ों को तौलता है, देखता है कि बैलेंस किधर झुक रहा है। और इन तीन शर्तों के अलावा वो जो अर्जेंसी वाली बात थी, उसका क्या रोल है? अर्जेंसी, तात्कालिकता, वो तो समझिए इन तीनों शर्तों के ऊपर एक तरह की छतरी है। वही तो वजह है जिसके चलते कोर्ट दूसरे पक्ष को सुने बिना ही आदेश देने पर विचार करता है। एप्लीकेंट को कोर्ट को ये यकीन दिलाना होता है कि मामला इतना जरूरी है, इतना अर्जेंट है कि अगर नॉर्मल प्रोसीजर अपनाया गया, नोटिस भेजो, जवाब का इंतजार करो, सुनवाई करो, तब तक तो देर हो चुकी होगी। मतलब तब तक नुकसान हो चुका होगा। हाँ, जिस नुकसान को रोकने के लिए स्टे मांगा जा रहा है वो हो चुका होगा। अगर अर्जेंसी साबित नहीं होती तो कोर्ट कह सकता है कि भाई कोई जल्दी नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से आइए, हम दूसरे पक्ष को सुनकर ही ऑर्डर करेंगे। ये सब सुनकर लगता है कि एप्लीकेंट पर, मतलब आवेदक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब वो एक तरफा तरीके से कोर्ट से राहत मांग रहा है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? कुछ सावधानियां हैं? बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। सबसे अहम बात है पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता। आवेदक का ये नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वो कोर्ट के सामने सारे महत्वपूर्ण तथ्य रखे, सारे? चाहे वो उसके पक्ष में हो या उसके खिलाफ। अच्छा, अपने खिलाफ वाले भी? जी हाँ, इसे कहते हैं कमिंग विथ क्लीन हैंड्स, मतलब साफ हाथों से अदालत आना। आपको कुछ छुपाना नहीं है। अगर बाद में कोर्ट को पता चलता है कि आवेदक ने जानबूझकर कोई जरूरी बात छुपाई थी या तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा था या कोई झूठी जानकारी दी थी, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कोर्ट न सिर्फ फौरन उस एक्स पार्टे स्टे को रद्द कर सकता है, बल्कि आवेदक पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। कुछ मामलों में तो कोर्ट आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जैसे झूठी गवाही के लिए भी शुरू कर सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप कोर्ट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मांग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सही बात है। एक और सावधानी बरतनी होती है, समय पर कार्रवाई करना। टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई घटना आज हुई है और आप महीनों बाद जाकर एक्स पार्टी स्टे मांग रहे हैं, तो कोर्ट पूछेगा ही कि भाई अगर इतना ही अर्जेंट था तो अब तक कहाँ थे। हाँ, वो अर्जेंसी वाला दावा कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल, बेवजह की देरी आपके तात्कालिकता के दावे को कमजोर कर देती है। ये तो हुई नियमों और शर्तों की बात। अब जरा उन अदालती फैसलों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है।
ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इन सिद्धांतों को और मजबूत किया है और शायद इनके दुरुपयोग को रोकने की भी कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल। कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने एक्स पार्टी स्टे के कानून को सही दिशा दी है, और ये फैसले दिखाते हैं कि जुडिशरी इस पावर को लेकर कितनी सजग है, कितनी कॉन्शियस है। जैसे मोहनलाल बनाम रमेश चंद्र 1997 का केस है। जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक्स पार्टी स्टे सिर्फ असाधारण, मतलब एक्सेप्शनल परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, और वो भी बहुत सोच समझ के और सावधानी से। कोर्ट को ये पक्का करना चाहिए कि एप्लीकेंट ने सब कुछ सच बताया है, और अगर देरी हुई तो वाकई अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी जरूरी कर दिया कि स्टे देने के फौरन बाद दूसरे पक्ष को नोटिस जाए और उन्हें सुनवाई का जल्द से जल्द मौका मिले। इस फैसले से ये साफ हो गया कि कोर्ट का इरादा इस प्रोविजन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके मिसयूज को सख्ती से रोकना है। यानी एक तरह से कोर्ट ने कहा कि ये सुविधा तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पे ही होना चाहिए, सोच समझकर। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। फिर मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास 1994 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन 3 शर्तों, प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और शक्ति संतुलन को दोहराया। कहा कि ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी स्टे मिलेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये आदेश स्वभाव से ही अस्थायी होता है, टेम्पररी, और पहली ही सुनवाई में इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। और यहाँ भी पारदर्शिता पर जोर दिया। अगर एप्लीकेंट ने फैक्ट्स छुपाए हैं तो ये स्टे रद्द करने का एक मजबूत आधार है। ये पारदर्शिता वाला मुद्दा तो बार बार आ रहा है, ये बहुत अहम लगता है। हाँ, क्योंकि ये पूरी राहत भरोसे पर आधारित है ना। कोर्ट आपकी बात पर भरोसा करके बिना दूसरे को सुने एक आदेश दे रहा है, तो भरोसा कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक और अहम मामला है शिव कुमार चड्ढा बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 1993। जी। इसमें कोर्ट ने फिर वही बातें दोहराई कि स्टे सिर्फ बेहद जरूरत होने पर ही दिया जाए और फौरन दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाए। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर स्टे देने या ना देने से आम जनता का हित प्रभावित हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोकने का मामला है, तो कोर्ट को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। उसे निजी हित और जनहित में संतुलन बनाना होगा। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ 2 पार्टियों के बीच के झगड़े को ही नहीं देखती, बल्कि उसके समाज पर पड़ने वाले असर पर भी गौर करती हैं। यह एक बहुत जरूरी बिंदु है, खासकर सरकारी या बड़ी परियोजनाओं से जुड़े मामलों में। हाल के वर्षों में भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है, कुछ नए केसेस? हाँ, बिल्कुल। राम रमेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी का मामला देखिए, ये रिलेटिवली नया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अदालतों और आवेदकों को आगाह किया, वार्निंग दी कि एक्स पार्टी स्टे का दुरुपयोग ना हो, इसे हल्के में न लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेंट को अपने दावे के समर्थन में पुख्ता सबूत देने होंगे, सॉलिड प्रूफ, और अगर बाद में पता चला कि स्टे गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया था, तो कोर्ट न केवल स्टे रद्द करेगा, बल्कि एप्लीकेंट पर वास्तविक और भारी हर्जाना, मतलब रियल कॉस्ट्स भी लगा सकता है। अच्छा, सिर्फ रद्द नहीं, हर्जाना भी? हाँ, ताकि भविष्य में लोग ऐसा करने से हिचकें, एक डेटरेंट इफेक्ट हो। ये फैसला आवेदक की जिम्मेदारी और अदालती प्रक्रिया के सम्मान पर बहुत जोर देता है। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार अदालतों को और वकीलों को याद दिला रहा है कि भाई ये कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक बहुत पुराना लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट फैसला है संग्राम सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोट्टायम 1955। हालांकि ये सीधे तौर पर एक्स पार्टे स्टे का मामला नहीं था, पर इसने प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर जोर दिया। नेचुरल जस्टिस? हाँ, जिसका एक अहम हिस्सा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोर्ट ने कहा कि किसी के भी खिलाफ कोई आदेश, खासकर एक तरफा आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का मौका देना न्याय का मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तरफा आदेश सिर्फ तभी सही ठहराए जा सकते हैं जब नोटिस देना संभव ही ना हो या स्थिति की गंभीरता इसकी इजाजत ना दे, और ऐसा आदेश हमेशा अस्थायी होना चाहिए जिस पर जल्द से जल्द दोबारा विचार हो।
तो इन सभी फैसलों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ऐसा लगता है कि न्यायपालिका ने इस एकतरफा आदेश देने की शक्ति के चारों ओर काफी मजबूत कानूनी और नैतिक सीमाएं बना दी हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपने एकदम सही समझा। एक्स पार्टे स्टे एक तेज धार वाले औजार की तरह है। सही हाथों में और सही इरादे से इस्तेमाल हो तो ये अन्याय को फौरन रोक सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो तो ये खुद अन्याय का कारण बन सकता है। इसीलिए अदालतों का नजरिया बहुत साफ है। इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो, केवल सच्ची और अत्यावश्यक जरूरत में हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जैसे ही मुमकिन हो दूसरे पक्ष को सुनकर न्याय किया जाए। ये शक्ति न्याय करने के लिए है, किसी को बेवजह फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए सारी शर्तें पूरी हुई, कोर्ट संतुष्ट हो गया और किसी को एक्स पार्टी स्टे मिल भी गया, तो क्या उसके बाद मामला खत्म? वो आदेश कब तक लागू रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स पार्टी स्टे मिलना तो बस एक तात्कालिक पहला कदम है, इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने जैसा। प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली सुनवाई तो इसके बाद शुरू होती है। अच्छा। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, कोर्ट स्टे का आदेश देने के साथ ही आमतौर पर फौरन दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है। एक नज़दीकी तारीख तय की जाती है जिस पर दोनों पक्षों को सुना जाता है। यानी दूसरे पक्ष को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। बिल्कुल। उस सुनवाई में दूसरा पक्ष अपना जवाब दाखिल करता है। वो बताता है कि स्टे क्यों गलत है, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था, या अब इसे क्यों रद्द कर देना चाहिए। वो स्टे के आदेश को चैलेंज करते हैं, अपने सबूत पेश करते हैं। फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट तय करता है कि क्या स्टे को जारी रखना है या उसमें कुछ बदलाव करना है या उसे पूरी तरह खत्म कर देना है। तो एक्स पार्टे स्टे अपने आप में परमानेंट नहीं होता, वो बस पहली सुनवाई तक के लिए होता है आमतौर पर। और क्या कोर्ट स्टे देते समय कोई शर्तें भी लगा सकता है? हाँ, अक्सर लगाता है। जैसे आवेदक से कहा जा सकता है कि वो कोर्ट में एक निश्चित रकम सिक्योरिटी के तौर पर जमा करें। सिक्योरिटी किस लिए? ताकि अगर बाद में ये पाया गया कि स्टे गलत था और दूसरे पक्ष को नुकसान हुआ तो उस सिक्योरिटी से उसकी कुछ भरपाई की जा सके। या कोई और शर्त भी हो सकती है, जैसे किसी काम को करने या ना करने की। इन शर्तों का पालन करना एप्लीकेंट के लिए जरूरी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि भले ही शुरुआत एक तरफा हुई हो, लेकिन अंततः दोनों पक्षों को सुना जाए, न्याय के तराजू को बराबर किया जाए। आपने पहले अंतरिम भरण पोषण के मामले का जिक्र किया था, क्या वहां भी स्टे मिलने के बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाती है? हाँ, प्रक्रिया मूल रूप से वही रहती है, सिद्धांत वही लागू होते हैं। अगर किसी पति को पत्नी के पक्ष में हुए अंतरिम भरण पोषण के आदेश पर एक्स पार्टे स्टे मिल भी जाता है तो पत्नी को तुरंत नोटिस जाएगा और उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बल्कि हाल के जो केसेस हैं, जैसे राजनेश बनाम नेहा 2020, उसके बाद तो भरण पोषण के मामलों में पारदर्शिता और भी बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? कोर्ट अब दोनों पक्षों से उनकी आय, संपत्ति, खर्चे, देनदारियां, इन सब का एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगता है। ये जानकारी न केवल मेंटेनेंस की रकम तय करने में मदद करती है, बल्कि अगर स्टे का आवेदन आता है तो कोर्ट को ये समझने में भी मदद मिलती है कि क्या वाकई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या अपूरणीय क्षति हो रही है। तो हाँ, सिद्धांत और प्रक्रिया पारिवारिक मामलों में भी पूरी तरह लागू होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ है, एक्स पार्टे स्टे भारतीय कानून में एक जरूरी लेकिन बहुत ही असाधारण प्रावधान है। यह फौरी जरूरत में अन्याय को रोकने के लिए है, लेकिन इसके लिए बहुत कड़ी शर्तें हैं। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और शक्ति संतुलन, और सबसे बढ़कर ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता। कोई छुपाव नहीं। अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, बार बार चेताया है कि इसका दुरुपयोग ना हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हमेशा सम्मान किया जाए। यानी भले ही जरूरत के चलते एक पक्ष को सुने बिना आदेश देना पड़े, लेकिन दूसरे पक्ष को जल्द से जल्द सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल। और यहीं पर हम उस अंतिम विचारणीय बिंदु पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमती रही है। जब कानून एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां तत्काल न्याय देने के लिए प्रक्रिया के एक मौलिक सिद्धांत यानी दूसरे पक्ष को सुनना को अस्थायी रूप से साइड में रखा जा सकता है, तो ये अपने आप में एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा है। नाजुक संतुलन। हाँ, ये संतुलन
तात्कालिकता की ज़रूरत और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस के बीच। कानूनी प्रणाली के लिए ये हमेशा एक चुनौती रहती है कि इस संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए ताकि न्याय प्रभावी भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो और निष्पक्ष भी हो, फेयर भी हो। एक्स पार्टे स्टे इसी सतत चुनौती का एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है।